Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the show. I'm your host Riaz Gul. Every Tuesday, 6 to 7 p.m., I do the live legal show where I take your phone calls and share the immigration law and human rights. If you or any of your family member have an issue, you can call us. But in case your matter is complicated or you want a comprehensive advice, so I humbly request to all of you, it's better either you can email to us or you can physically visit to us. Then after going through all the paperwork, I will be in a better position to give the appropriate advice. So normally what I requested all the people, if you please the call is through, then you should mute your TV, leave the room and just talk over the phone. Otherwise your and our phoning, the gap between the 60 second and there are complications of the talk. Is always better speak over the phone, but after you make the questions, then for listen the advice you can go to the TV rooms and you can watch and you can understand what I'm saying. So before the calls, normally we just discuss some issues, but this time a lot of people is on the line, so without spending any wasting times, I'm going to be first call. Let me do the first call today. Hello. Hello. हेलो Hello. Madam ji, please, you're live. What is your question? रियाज साहब, मुझे आपसे अपने इंडेफिनिट के बारे में पूछा कि मई में अप्लाई करना है और मेरे हस्बैंड जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उन्होंने स्टार्ट किया अक्टूबर में। Right. तो वो 1 साल की कैसे पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं? क्या वो 6 मंथ की दिखा सकते हैं? ठीक। Any other question? 18,600 का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को, क्योंकि वो एक कंपनी के साथ भी काम करते हैं लेकिन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अभी अक्टूबर में ही शुरू की है। तो क्या वो 6 मंथ की पे स्लिप और बैंक स्टेटमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दे सकते हैं? उससे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा? थैंक यू मच, अप्रिशिएट फॉर योर कॉल। देखें, जब आप ये बात कर रहे हैं कि सेटलमेंट इनिशियल एप्लीकेशन पे या एक्सटेंशन टाइम या इंडेफिनिट के टाइम पे जब अप्लाई करते हो, तो जो मेजर या बेसिक प्रिंसिपल है वो ये भी है रिक्वायरमेंट कि आपने इनकम थ्रेशोल्ड को मीट करना है। अब आप इंडेफिनिट पे जा रहे हो तो लॉ के मुताबिक ये है कि आपने प्रायर टू मेक एप्लीकेशंस 12 मंथ कंसेक्टिव 12 मंथ बिफोर द एप्लीकेशन यू नीड टू एस्टेब्लिश कि आपकी जो इनकम है इन 12 मंथ में 18,600 है। ये अकेला एक स्पॉन्स एक की भी हो सकती है और दोनों मियाँ बीवी यूके के अंदर हैं तो दोनों की मिला के अगर 18,600 होगी तो तब भी आप उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। अब सेकंड सवाल ये आता है कि अगर आपने जो सवाल पूछा कि वो एम्प्लॉय भी हैं और सेल्फ एम्प्लॉय भी हैं, तो इस सूरत में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इनकम जो क्लेम कर रहे हैं जो टाइम है वो 12 मंथ सेम होने चाहिए। लेकिन होता ये है क्योंकि अकाउंट्स जो फाइनेंस के होते हैं या HMRC में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो आपके अकाउंट सबमिट करते हैं या रिटर्न करते हैं वो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर होता है डिफरेंट, जो कि अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है और इनकम डिफरेंट आती है। अब आपके केस में क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पहले सेल्फ एम्प्लॉय नहीं थे अभी हुए हैं, तो उनके पास ये राइट है कि वो जब अपने लास्ट 1 ईयर्स की जब क्लेम करेंगे उस 1 ईयर्स की जो उन्होंने काम किया वो भी साथ लगाएंगे और साथ सेल्फ एम्प्लॉय काम किया तो उनको एक मैनेजिंग अकाउंट्स होते हैं, वो आपके अकाउंटेंट को पता होगा, वो अपने जो लास्ट 12 मंथ में काम किया होगा वो 6 माह किया, 5 माह किया, 4 माह किया, एज़ फार एज उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉय काम किया पेमेंट उसके अकाउंट में आई और उसके ऊपर वो अपनी मैनेजमेंट अकाउंट सबमिट करेंगे HMRC को। देखें, फाइनेंशियल इनकम पूरा करने के लिए या इस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए जो होम ऑफिस का केस वर्कर है या जो वीज़ा ऑफिसर है वो 2 चीज़ें देखता है। आपने उसको डिसीजन लेने में कंफर्टेबल करना है। 1 के सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम मीन कि आपके पास एम्प्लॉय का लेटर है, आपके पास वेज स्लिप्स हैं, साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपके पास इनवॉइसेस हैं और जो आपने काम किया उसका प्रूफ है। लेकिन प्रूफ ऑफ इनकम ये है कि जो आप इनकम क्लेम कर रहे हो वो इनकम आपके अकाउंट्स में आ रही है। आपकी बैंक स्टेटमेंट इसको जो ड्यू डिलिजेंस प्रूफ दे रही है कि यस ये आपकी सेकंड सर्टिफिकेशन हो गई।
लेकिन जब सेल्फ एम्प्लॉय होते हो तो आपके पास पे स्लिप नहीं होती, तो फिर आप ये साबित करते हो कि ये देखिए हमने अपने जो अकाउंट्स हैं वो HMRC में सबमिट कर दिए, अकाउंटेंट का साथ लेटर होगा और ये फिर इस जो क्राइटेरिया को उसको मीट करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे भाई आप लाइव हैं, आपका सवाल क्या है जी? जी मेरा एक छोटा सा सवाल है प्लीज। कि यूरोपियन ईयू लाइसेंस होल्डर हैं जो, उनका ईयू का लाइसेंस ब्रेक्सिट के बाद यहाँ पे कोई उसको मसला तो नहीं होगा, या कोई 31 दिसंबर के बाद उनको कोई मसला तो नहीं बन सकता? ये मेरा पास एक छोटा सा थैंक सवाल यू था। आपके कॉल का शुक्रिया। देखें, जो यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो आज के दिन तो एक्सेप्ट है कि अगर आपने वहाँ से पास कर लिया तो यहाँ पे आकर अपने कन्वर्शन सर्टिफिकेट है या फॉर्म था फिल करते हैं, अप्लाई कर दें तो आपकी वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यूके में एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपको फिर भी जो लोग जहाँ पे रह रहे थे परमानेंटली, वो फिर भी क्या करते हैं कि जहाँ पे कन्वर्ट कर लेते थे। अब मेरे ख्याल में अभी तक लॉ तो मैंने सर मेरे नज़रों से नहीं गुजरा कि इस बारे में क्या डिसीजन आता है गवर्नमेंट का, लेकिन आइडियली आपके पास राइट है, आपने यूरोप से पास किया, पहले ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको दोबारा पास नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म फिल करके उसको कन्वर्ट कर लें और बता दें कि मुझे यूके का DVLA इशू किया जाए तो उसी टेस्ट की बेस पे आपको यहाँ का लाइसेंस मिलना चाहिए। लेकिन बी वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट वांट टू बी मिसलेड एनीबॉडी स्पेशल हमारे व्यूवर्स को, तो मैं इस पे कोई अथेंटिक एडवाइस नहीं कर सकता। कोई पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक मैं इसको रिसर्च करूँ और आपको एडवाइस करूँ, लेकिन अगर ना कर सके तो मेरे भाई चेक कर लें। बट आइडियली मुझे लगता है कि ये एक प्रपोजल होगी या ये पॉसिबल है कि आफ्टर द ब्रेग्जिट ये गवर्नमेंट बोले कि जिन लोगों ने यहाँ पे रहना, अगर वो कह रहे हैं कि अगर पासपोर्ट आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे तो दैन बाकी डॉक्यूमेंट्स भी ऑटोमेटिकली उसकी फिर वो वैल्यू कम हो जाएगी। वो कहते हैं कि अगर यूरोपियन पासपोर्ट है तो आप यहाँ रह सकते थे, काम कर सकते थे। अब कहा जा रहा है कि अगर फ्रॉम द 31 कहा नहीं जा रहा, लॉ ये है कि 31 दिसंबर से पहले और जो फैमिली यहाँ पे होंगी उनके पास जून तक का टाइम होगा, आपने उससे पहले अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवाना है और जिनके पास पासपोर्ट है उन्होंने कन्वर्ट करना है अपने आप को। तो आपकी पासपोर्ट जो ID है वो चेंज होने जा रही है, तो मेरे ख्याल में भी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर बिल्कुल कंडीशन लगाएंगे कि अगर आपके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है विच यू पास फ्रॉम द यूरोप तो आप इसको यूके के अंदर अपने यूके के लाइसेंस के ऊपर कन्वर्ट करें, ये होगा। लेकिन अभी मैंने देखा नहीं, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस पर रिसर्च करूँ और नेक्स्ट वीक पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो। जी फरमाइए सर, आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका? ऑलराइट, ओके जी। सर आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या मेरे भाई आपका? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। हाँ जी, मुझे आपसे एक पूछना था कि वो मेरी नीस है इंडिया में, राइट। वो है क्वालिफाइड है और वहाँ उसको वर्क एक्सपीरियंस भी है, 2 साल से ऊपर हो गए उसको हॉस्पिटल में काम करते हुए। राइट। उसको यहाँ लाना है तो क्या प्रोसीजर वर्क परमिट के? वो क्या क्वालिफाइड है? नर्स है, हॉस्पिटल में नर्सिंग का कोर्स किया है उसने। थैंक यू मेरे भाई, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप टीवी पे एडवाइस सुने, स्पेशली पहले भी था लेकिन स्पेशली जब से कोविड-19 अनफॉर्चुनेटली ये पेंडेमिक इशू हुआ है तब से गवर्नमेंट ने जो नर्सिंग का जो सेक्टर है जिसको केयरिंग या नर्सिंग का कहते हैं या NHS के रेलिवेंट जो भी डॉक्टर्स हैं इवन इनको गवर्नमेंट ने शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि इनको डिमांड है इस सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट काफ़ी सारे कंट्री से जो नर्सिस क्वालिफाइड हैं उनको यूके में ला रहे हैं ताकि यहाँ पे शॉर्टेज है और वो सर्विस करें। अगर आपकी नीस ने या आपकी फैमिली मेम्बर ने क्वालिफाइड नर्स है तो सबसे पहली बात यह है कि उसकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 कि वो जिस कंट्री की नेशनल है उस कंट्री की वो क्वालिफाइड या जिस कंट्री की नेशनलिटी है या जिस कंट्री में वो रह रही हो, इन दोनों सूरतों में वो उस कंट्री के क्वालिफाइड नर्स होनी चाहिए, उसने पास किया हो। 2 टाइप के होते हैं क्वालिफाइड नर्सिस, एक होते हैं डिप्लोमा क्वालिफाइड नर्स, एक होते हैं ग्रेजुएट क्वालिफाइड नर्स। तो यूके गवर्नमेंट नॉर्मली सिर्फ ग्रेजुएट नर्स क्वालिफाइड नर्स को कंसिडर करते हैं, लेकिन आज के दिन क्योंकि केयरिंग में शॉर्टेज है तो वो
जो डिप्लोमा क्वालिफाइड नर्स है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि कम अज़ कम उसने उस एज ए नर्स 2 साल फील्ड में काम किया हो। नंबर 3 कंडीशन ये है कि उसके पास आइल्ट्स का सर्टिफिकेट हो, आइल्ट्स का एग्ज़ाम हो, और या जो भी उसके रेलेवेंट एग्ज़ाम्स हैं इंग्लिश स्पीकिंग के वो किए हों, और उसके लिए रिक्वायरमेंट है कम अज़ कम 6.5 और 7, 2 में 7 लेवल लाजमी है और बाकी 6.5 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें, नंबर 1 क्वालिफिकेशन, नंबर 2 एक्सपीरियंस एंड नंबर 3 अगर इंग्लिश है, तो उसके पास राइट है कि वो यूके के लिए यहाँ पे नर्सिंग का अप्लाई करें। इनिशियली उसको जो वीज़ा मिलेगा वो केयरिंग का मिलेगा, क्योंकि यूके की क्वालिफाइड नर्स होने के लिए कंडीशन ये है कि उस वक्त आप यहाँ पे जो NMC है, नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल, उसमें तभी आप रजिस्टर्ड होगे जब आप यूके के अंदर किसी भी सेक्टर में, जो कि किसी भी हॉस्पिटल में आप कम अज़ कम फील्ड में 6 मंथ काम करते हो। तो इसका स्टेप बाय स्टेप मैं बोलता हूँ कि पहले आप अपनी 3 चीज़ें जो पूरी करनी है कि इंग्लिश क्वालिफाइड नर्स हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और उसके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट हो। फिर यूके में वीज़ा अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो एज ए केरर आएंगे। यहाँ पे आके उनको फिर NMC के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। पहले एक ओरल एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, 6 माह वो फील्ड में काम करेंगे, तो फिर यहाँ पे यूके की क्वालिफाइड नर्स वो यहाँ पे काम कर सकेंगे। बट ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ऑक्यूपेशन है, इनकी डिमांड है, और इसके लिए बेस्ट टाइम है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं तो उनको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, आप लाइव हैं, बोलें, सवाल क्या आपका सर? हेलो जी मैडम, बोलें, आपका सवाल क्या है? जी हेलो जी, मैं रियाज गुल बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, आपका क्या सवाल है? जी ये भैया ना, मेरे एक सवाल है कि मैं डिसेबल हाँ, मैं अपनी सिस्टर से बुलाना चाहिए थे। राइट। आप एक तो कंपनी थे, दूसरा मैं ट्रेवल नहीं कर सकने किया थे, मैं कोरोना वायरस में जैसा, तो मैं उसे बुलाना चाहनी यहाँ, तो उसने ते मिकी किस तरह मैं केरे पेपर रेडी करा और किस तरह बुलानी। राइट। ते अपन अनफॉर्चुनेटली की प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है थानू जी? मी मसल प्रॉब्लम, मैं अपना काम खुद ना करी सकनी। वेरी सैड। ते उन कोरोना वायरस नी वजह से इथे बंदे कम होए बिना, ते जेडी किसी ने घर जाए तो लुक आफ्टर भी नहीं करने। राइट अपनी राइट सिस्टर से बुलाना चाहनी है, तो चलो आई है तो थोड़ी सी कंपनी भी हो जाती, लेकिन ओके थोड़ी सी हमारी मैडम, जो आपकी जो थोड़ी सिस्टर है वो की करने थे पाकिस्तान से? आई थिंक शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। देखिए, आप मैं टीवी पे आप एडवाइस सुने। मैडम, पहले 2 चीज़ें हैं आपके केस में। आपने ये कहा कि अनफॉर्चुनेटली आप डिसेबल हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकती, और आप अपनी सिस्टर को यहाँ पे बुलाना चाहती हैं। ये तो एक फेज़ है। और सेकंड, आपने साथ ही कहा कि आप खुद अपना काम नहीं कर सकती और आप चाहती कि वो आ जाए तो कम से कम आपकी हेल्प कर सके। ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। आप पहली बात कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते और आपकी सिस्टर आपको यहाँ पे मिलने आ जाए, तो ये विजिटर वीज़ा होगा कि आपको विजिटर आके मिलने और चले जाएं। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ये साबित करना कि आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है, आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और जो मैडम हैं जो आपकी सिस्टर यहाँ पे आना चाह रही हैं, उनके पास भी फंड्स हैं ताकि वो यहाँ पे आ सके, ट्रैवल कर सके और वो कॉस्ट उसको बियर कर सके। लेकिन इसमें जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है, जो लॉ ये कहता है कि जो विजिटर यूके में विज़िट करने आना चाहता है फैमिली को, उसने ये साबित करना है कि वो फाइनेंशियली, फिज़िकली, इकोनॉमिकली वो अपने होम कंट्री में इतना इंटीग्रेट है कि वो जब यूके में आएगा तो उसने इन एनी कॉस्ट ही इज़ गोइंग बैक विद एन ऑथराइज्ड टाइम्स, कि उसने यहाँ पे रहना नहीं, उसने वापस चले जाना है। ये साबित करना क्या वहाँ जॉब करती हैं, क्या उसकी फैमिली है, उनके हस्बैंड बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं,
उनके नाम पे मकान है, वो जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके फैक्ट्स हैं, वो सारे आपने फाइल के अंदर लगाने, ताकि केस वर्कर जब डिसाइड करे तो उसको ईजी लगे डिसीजन देना आपकी फेवर में। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा कि आपको केयरिंग करेंगी, वो अनफॉर्चुनेटली वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप डिसेबल हैं तो ये नहीं है कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को बुला के काम करवा सकें। विजिटर पर्सन यहाँ पे किसी किस्म की फाइनेंशियल या वर्क एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर आप ये कहते हो कि मुझे लुक आफ्टर करने लगे आए, मैं ठीक नहीं हूँ, तो मुझे लुक आफ्टर करे या मुझे हेल्प करे, तो वो अनफॉर्चुनेटली वीज़ा आपके लिए नहीं होता। उसको डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा कहते हैं। वो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बट इसलिए लेकिन एक बात थोड़ी सी मैं माज़ के साथ बताता चलूँ कि आजकल जो है इस हालात में विजिटर वीज़ा अप्लाई करना इतना आइडियल नहीं है, स्पेशल एज ए जर्नल विजिटर। उसकी रीज़न कि गवर्नमेंट इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट इस बात को कंडेम कर रही है कि आप एक दूसरे के पास विजिट पे ना करें, फैमिली को ना जाएं, और जितना कम से कम अपने आप को बाहर निकाल सकते होना चाहिए, या कम ज़्यादा से अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करो। तो अगर कोई और रीज़न ना हो, सिर्फ मिलने के लिए आना है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी आइडियल टाइम। तो ये ना हो कि ऐसी एप्लीकेशन करें या फिर रिफ्यूज़ल लग जाए, फिर दोबारा फ्यूचर एप्लीकेशन में भी मसला बनता रहे। जब अगर लॉकडाउन ईजी हो जाए, उसके बाद अगर डिसाइड करना होगा, तो वो आई थिंक बेस्ट टाइम होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। मुझे लगता है कंट्रोल से इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर ब्रेक। स्टे विद अस, मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैंने ये पूछना है आपसे कि अभी ये वीवर का जो सिस्टम होता है, जो हम लोग का बेस का, हम लोग का रिस्क लीव है 2.5 का, अभी हम लोग का तीसरा टाइम हम रिन्यू कराने जाती जी, तो हमारा बेटी और वाइफ भी काम करती, हम भी काम करती, राइट। तो तीनों का पैसे मिला के क्या हो, दोनों काम करते तो फिर मिल सकते हैं, भी नहीं मिलते क्या? जो फीस माफ़ी की बात करते हैं आप? हाँ, या फीस माफी होती हो। ठीक ठीक मेरे भाई, देखिए अगर आपके पास 3 फैमिली के मेंबर काम कर रहे हैं तो फिर तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये जो फ़ी वेवर एप्लीकेशन या कंसेप्ट है, या जो लोग लिमिटेड लीव रिमेन के ऊपर हैं, अगर उनको वो दे रहे हैं कि आपको पब्लिक फ़ंड अलाउ कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए हैं जो अनफॉर्चुनेटली इज़ इन अ वल्नरेबल पोजीशन में हैं, या जो वेरी लो इनकम पे हैं, या उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो फिर उनको ये कहते हैं कि अभी हम आपको जो फ़ीस है वो भी माफ़ करते हैं, और साथ आपको अगर अपने बेनिफिट नहीं मिल रहा तो हम वो भी आपको ग्रांट करते हैं। लेकिन मैटर ये है कि जब आप माशाल्लाह फैमिली के 3 बंदे काम कर रहे होंगे, तो फिर वो बोलेंगे भी आपके पास फंड्स आ रहे हैं, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, व्हाई यू नॉट पेइंग द होम ऑफिस फीस। नंबर 1। नंबर 2, जब आप फ़ी एप्लीकेशन करते हो फ़ी वेवर की, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप हमें अपने तमाम फैमिली के मेंबर जो अप्लाई करेगा इस फीस के लिए, उसके जितने भी अकाउंट हैं A to Z, इवन उसने खोला था, बंद कर दिया, कभी एक्टिव नहीं किया, कभी यूज़ नहीं किया, वो तमाम अपने बैंक अकाउंट हमें डिस्क्लोज़ करें, और उसका बैलेंस और उसकी स्टेटमेंट दें कम से कम 6 मंथ की। तो अगर वो सारी चीज़ें जाती हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वो देखेंगे भी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, देन व्हाई शुड आई पे, एंड व्हाई यू शुड बी एग्जाम्प्ट टू पे द होम ऑफिस फीस, NHS फीस। तो फिर ये एक क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली आपने सवाल किया, आंसर ये है कि अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर फ़ी वेवर आपको एग्जाम्प्ट नहीं है, फ़ी एग्जाम्प्ट नहीं है आपको, फिर फ़ी वेवर अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, तो आपको फ़ीस पेड करनी पड़ेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, जी फरमाइए सर। हेलो, कैन यू हियर मी? आई कैन हेयर यू। व्हाट इज योर क्वेश्चन माय फ्रेंड? या मैंने ये पूछना था, मेरा इनडेफिनेट ड्यू है राइट 2 मार्च को, राइट। लेकिन उसके 10-15 डेज बाद आई एम एक्सपेक्टेड बेबी एज वेल। तो ये पूछना चाह रहा था कि इनडेफिनेट जो है आजकल सेम डे सर्विस है या कोविड की वजह से वो बंद है,
या अगर इस तरह हो कि मेरा इनडेफिनेट मेरे बेबी के बाद मुझे मिलता है, तो फिर मेरे बेबी को कौन सा पासपोर्ट मिलेगा? उसके लिए मुझे सेम जो मेरा है पुराना वो अप्लाई करना पड़ेगा, या मैं इनडेफिनेट के बाद स्ट्रेट अवे उसके लिए ब्रिटिश अप्लाई कर सकता हूँ? राइट। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपने दोनों जो सवाल पूछे, अभी आज के दिन तो सेम डे या प्रायोरिटी जो सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ये सारा टेम्परेरी तौर पर उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है। पॉसिबल है कि अगर मार्च या जो फरवरी में जब आपका ड्यू है उस वक्त अगर तो अवेलेबल हुआ तो आप चेक कर लेना, लेकिन आज के दिन ये सर्विस अवेलेबल नहीं। नंबर 2 सवाल ये था कि क्या बच्चा पहले अगर पैदा हो गया और आपको इंडेफिनेट बाद में मिला तो आपकी पोजीशन क्या होगी? फिर क्या होता है कि जैसे माँ भी आपके अवेयर हों आप इस लॉ से, अगर बच्चा पैदा हो उस वक्त जबकि बोथ ऑफ द पेरेंट्स इज हैव नो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन नीदर द इंडेफिनेट नॉर द ब्रिटिश पासपोर्ट, देन जब पेरेंट्स को इंडेफिनेट मिलता है तो बच्चे को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और उसके बाद पास अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास इंडेफिनेट होगा और उसके बाद बच्चा पैदा होगा तो फिर वो स्टेट में ब्रिटिश पासपोर्ट की एप्लीकेशन कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस पे, क्योंकि आप उस टाइम से पहले क्वालिफाइड नहीं करते तो आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अब वेट कर लें, अगर ऐसी पोजीशन होती है उन दिनों में तो आपके पास राइट है कि 28 डेज़ आई थिंक सो आप इंडेफिनेटली आप जा रहे हैं तो आप जो 28 डेज 1 माह का गैप आ रहा है उसमें चेक कर लेना। अगर तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है सेम डे के लिए और आपको ग्रांट हो जाता है इंडेफिनेट से पहले बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, देन ऑफ कोर्स चाइल्ड ऑटोमेटिकली ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकेगा। अदरवाइज़ जो बोला कि MN1 उसकी रजिस्ट्रेशन होगी पहले और उसके बाद पासपोर्ट पे जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम अफजाल चटाई है ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕੀ ਹੋ ਚਿਗਤਾਈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਿਆ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਉਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਜ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਫੀਸ ਜੋ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਤਮਾਮ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ UK ਜਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੋਮ ਰਿਫਿਊਜੀ ਟੂ ਦ ਸੈਟਲਰ ਪਰਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸੈਟਲਰ ਪਰਸਨ, ਨੋਟ ਦ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਆਫ ਦ ਰਿਫਿਊਜੀ ਔਰ ਦ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਇਨਕਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। थोड़ी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। हेलो हेलो कंट्रोल प्लीज़, जब पहली कॉल हो तो सेकंड को प्लीज़ स्टैंड बाय कर दें फिर करें ताकि जी फरमाइए मैडम क्या सवाल आपका जी? मैं यहाँ एज ए डोमेस्टिक वर्कर वीज़े पे 9 ईयर पे आई थी। राइट।
एक फैमिली के पास। सही। तो अब उनसे मेरा पे वगैरह से उनसे फाइट हुई, उन्होंने मेरा वो कर दिया होम ऑफिस का कि हम स्पॉन्सरशिप वापस लेते हैं। राइट। अब मैंने किसी और के साथ कोई मेल है उसके साथ अप्लाई करना चाहती हूँ, वो टैक्स पेयर भी है और उसकी बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगेगी। मैंने बैंक से भी नहीं लिया, मैंने लीगल तरीके से 9 ईयर कंप्लीट किए। अब क्या मैं वो बंदे के स्टेटमेंट के साथ अपना वीजा करवा सकती हूँ स्टैंड? अगर आप 9 ईयर से यहाँ पे हैं तो आप तो पुराने लॉ के अंदर आती, तो आपने पहले फिर सेटलमेंट क्यों नहीं अप्लाई किया आप लोगों ने? उन्होंने किया ही ना, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था उन्होंने मेरे साथ ये रॉन्ग किया। देखिए इन जुलाई 2012 से लॉ डिफरेंट थे फॉर द डोमेस्टिक वर्कर के लिए, उसके बाद तो चेंज हुए। 2012 में आई थी मैं, 2012 मार्च में आई थी। अगर आप मार्च में आई थी तो आप पुराने लॉ के अंदर क्वालिफाइड करती थी कि 5 साल पूरे करते हुए आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकती थी। राइट। अभी भी देखिए किया नहीं अनफा, बट आपके पास 9 साल का रिकॉर्ड है कि वो आपको पे करते रहे। राइट। हाँ जी, पे करते रहे वो, मतलब बैंक में पे नहीं करते रहे, एज ए कैश पे करते रहे। ठीक। ओके मैडम, मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि आप जहाँ पे भी हैं किसी लोकल सोलिसिटर को मिलें या हमसे मिलना चाहें, वेलकम। लेकिन आपको बजाय दोनों सूरतों में, पहली बात जो सवाल था, यस अगर आपको कोई और डोमेस्टिक कोई ऐसी पोजीशन में पर्सन है जिनको डोमेस्टिक वर्कर की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर रहा है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चाहेंगे, आप अप्लाई करते हो तो विद इन अ कंट्री, अगर आपके जो फॉर्मर या पुराने एम्प्लॉयर ने आपका नोटिफाइड कर भी दिया तो विद इन सर्टेन टाइम आप नए एम्प्लॉयर में अपनी एप्लीकेशन कर सकती हैं। ये तो एक पार्ट है। बट मुझे ये लगता है, या मेरी जो नॉलेज है वो ये कहता है कि आपको यू नीड टू कंसिडर कि बजाय इसके कि आप फर्दर लीव टू रिमेन अप्लाई करें, यू नीड टू बी टॉक टू समवन, शो ऑल द डॉक्यूमेंट्स कि आपके वेदर यू आर क्वालिफाइड फॉर द इंडेफिनिट और नॉट। मुझे लगता है कि अगर देखा जाए कागज़ों को तो आप क्वालिफाइड करना चाहिए, क्योंकि आप पुराने लॉ के मुताबिक आपने यूके में एंट्री की थी, वही लॉज आपके अप्लाई होने चाहिए और 5 साल के बाद आपकी राइट बनता था कि आप इंडेफिनिट अप्लाई कर लेती। अगर 5 साल बाद नहीं हुआ या उन्होंने अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ये आपको ज़्यादती की है या जो भी आपके राइट्स जो थे वो पूरे पे नहीं किए, तो फिर भी आपके पास अब राइट है, टाइम ज़्यादा भी हो गया तो स्टिल यू वाज लीगल इन द यूके फॉर 9 ईयर्स, तो आपको ये वाली ऑप्शन भी कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ थर्ड बात करता जाऊँ कि अगर आप एप्लीकेशन डाल भी देते हो सेकंड एम्प्लॉयर के साथ, तो 10 साल पूरे करने के बाद कि जो लोग यहाँ पे 10 साल लीगल टाइम गुजार लें तो तभी आप क्वालिफाइड करती हैं। बट इन माई अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे भी हैं आपको चाहिए कि आप किसी को फिजिकली जाके इस वकील को मिलें, डॉक्यूमेंट्स तमाम ले जाएं, दिखाएं, ताकि जो एक कार्ड होता है जो वीज़ा मिलता है या पासपोर्ट होता है, लेकिन इसके साथ एक जब वीज़ा देते हैं कि लेटर आता है तो देखा जाएगा कि क्या उस लेटर में जो आपको ग्रांट हुआ था लीव, उसमें क्या इवन जो फर्स्ट आपकी लीव ग्रांट हुई थी वो लेके जानी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके केस वर्कर को या वकील को ये पता हो कि वो क्या एडवाइस करने जा रहा है। वो पढ़ेगा प्रॉपर्ली, फिर गो थ्रू करने के बाद आपको एडवाइस करेगा। बट मुझे लगता है कि यू वुड क्वालिफाइड फॉर इंडेफिनिट, लेकिन फिर भी आप तसल्ली के लिए या सेकंड ओपिनियन ले लें और ताकि अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो आपको। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये पूछना था कि मैं स्पाउस पे आई हुई हूँ और मेरा जून में फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी और सितंबर में मैंने आईटीवी के जरिए अपनी पिक्चर और डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए होम ऑफिस में, बट उसके बाद अभी तक मेरे पास ना कोई ईमेल आई है और ना ही उनका कोई आंसर आया है। आपने एक्सटेंशन अप्लाई की थी मैडम? कब तक कुछ हो सकता है? मैडम, डिड यू अप्लाई द एक्सटेंशन एज अ स्पाउस और इनिशियल एप्लीकेशन? जी, स्पाउस के लिए फर्स्ट एक्सटेंशन। आपको 2.5 साल यहाँ पे हो गए हैं स्पाउस पे, अब आपने एक्सटेंशन अप्लाई की है, राइट? जी, मैंने फर्स्ट टाइम 2.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम अप्लाई किया दोबारा से। ओके, ठीक। अगेन अप्लाई कर दिया, आईडी अपने जो आपके इमेजेस थे या फोटो थी वो अपने डाउनलोड कर दी, फीस पेड हो गई, नॉलेज आ गया, ये सारा प्रोसेस हो गया है। नॉर्मल होम ऑफिस का इस तरह की एप्लीकेशन को कंसिडर करने का जो नॉर्मल टाइम है वो 6 मंथ है, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से कुछ डिले भी चल रहा है।
अगर 6 माह होंगे तो आपको एक लेटर आएगा कि भाई आपके 6 माह में आपका हम जो डिसीजन नहीं कर सके, लेकिन हम और थोड़ा सा टाइम लेंगे। अगर लेटर या ईमेल नहीं भी आता तो तब भी, क्योंकि आजकल थोड़ी सी डिले हो रहा है, आप रिलैक्स हों। अगर तो होम ऑफिस को कुछ रिक्वायर्ड होगा आपसे तो वो आपको फ़ोन करेंगे, ईमेल करेंगे। लेकिन मेरी आपको एडवाइस है, आप वेट करें और रश करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड, मैं कोई यहाँ पे कमेंट्स नहीं कर सकता कि हाउ लॉन्ग टेक्स एंड व्हेन दे टेक अ डिसाइड। ये डिपेंड करता है कि आजकल तो टाइमिंग के बारे में हर एडवाइस करने को तैयार है, लेकिन ये एडवाइस करना कि कितनी देर में डिसीजन होने वाला है और कब तक वो डिसाइड कर लेंगे, इस पे हमारे आई ऑलवेज ट्राई टू बी कीप साइलेंट। द रीज़न कोविड-19 है, लॉकडाउन है और काफ़ी सारे जो हमारे गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आजकल हाउस उनके स्टाफ घरों से काम कर रहे हैं, ऑफिस बेस्ड काम बहुत कम हो गया है, तो इसलिए कुछ चीज़ें डिलेइंग में जा रही हैं। तो अब आप वेट करें एंड अगर क्वारी होगी तो उससे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, मैंने ना 13 नवंबर को अप्लाई किया था सेटलमेंट वीज़ा के लिए, राइट। और 16 को मेरे साहब की डेथ हो गई और मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा वापस। तो अभी मैंने ये पूछना है कि मेरी जो भी मैंने सेटलमेंट के लिए फीस पे की थी, उसकी फीस में दोबारा मैं अप्लाई कर सकता हूँ या दोबारा बोले, आपने वीज़ा अप्लाई किया था इंडेफिनिट का? जी, इंडेफिनिट का जी। और फिर आपने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी और पाकिस्तान चले गए? जी। और फिर वापस आ गया? वीज़ा था उस वक्त जब वापस आए आप? जी जी, वीज़ा तो मेरा 21 है। ओके, तो पहले अगर आपने विड्रॉ कर ली, ऑफ कोर्स आपकी फीस गई। अगर आपने को होम ऑफिस में पैसे वापस नहीं किए तो अब आपको नई एप्लीकेशन के साथ नई फीस लगानी पड़ेगी। जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो और जब पे कर दो, लेकिन ये था कि पहले कि अगर कभी अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करोगे तो आपको बाकी 25 पाउंड एडमिन कॉस्ट चार्ज करते थे, बाकी पैसे रिटर्न करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने फिर इस पर स्ट्रिक्ट हो गए हैं, वापस नहीं करते। अगर आप एप्लीकेशन विड्रॉ करते हो तो अनफॉर्चुनेटली, अगर उस वक्त आपसे बात हुई होती या अपने किसी से बात करते कि ड्यू टू माई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आई नीड टू लीव द कंट्री जस्ट फॉर द शॉर्ट टाइम, और मैं जो पैसे रिफ़ंड करें तो पॉसिबल था। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किए तो इट मीन्स कि आपको नई फ़ीस लगानी पड़ेगी। आप अपना लेटर चेक कर लें या बैंक चेक कर लें। अगर ये हालात हो, नॉर्मल होम ऑफिस बड़ा इसमें फ्लेक्सिबल्स होते हैं और बड़े पॉजिटिवली कंसिडर करके वापस करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आए तो फिर अब तो दोबारा अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जब दोबारा अप्लाई करोगे तो आपको फ़ीस लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन थ्रू नहीं होगी। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, एक क्वेश्चन है। मेरे साथ मैंने LRFP एप्लीकेशन की है सितंबर में। कौन सी एप्लीकेशन की मेरे भाई आपने? FLRFP, ब्रिटिश चाइल्ड बेस पे। ठीक ठीक ठीक। तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया, कोई ईमेल वगैरह। तो मैं ये कह रहा था कि अभी सितंबर में मेरे भाई किया है, नवंबर अक्टूबर, अभी अक्टूबर नवंबर गुजरे हैं। हम रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं तमाम दोस्तों से कि इतना रश नहीं करें। आपने अगर फ़ीस की पे एप्लीकेशन की है, फ़ीस चली गई है, आप वेट करें। नॉर्मल FLR जो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है उसमें 1 ईयर लगता है। जो अंडर द इमिग्रेशन रूल्स आती हैं वो 6 माह लगते हैं। लेकिन थैंक यू, आपने कॉल किया। इसके मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। टाइम वेट करें, कोई मामला होगा तो आपसे रब्ता करेंगे। आजकल जितनी एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन जा रही हैं। ये जो एक्नॉलेज करने का या कन्फर्मेशन करने का कंसेप्ट था वो उस वक्त होता था जब हम लोग पेपर एप्लीकेशन करते थे। वो होम ऑफिस वाले उसको वेरीफाई या एक्नॉलेज करते थे ताकि हमें पता लगे, हम मुतमिन हो जाएं कि एप्लीकेशन वहाँ पहुँच गई है, पोस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब वो इसको कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अब जब से ये जितनी एप्लीकेशन ऑनलाइन हुई हैं, अब तो ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन पहुंची या नहीं पहुंची। ये जो ऑनलाइन सबमिशन इट सेल्फ इज एक्नॉलेजमेंट है कि आपकी एप्लीकेशन उनको मिल गई है, अब उस पर काम कर रहे हैं।
सेकंड आपकी वेरिफिकेशन ये होती है जब फीस पे करते हैं आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक सेकंड प्रूफ आ गया। और अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता और स्पेशल जो 4 वीक में 8 वीक में, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स करें, होपफुली वो आपको कांटेक्ट करेंगे। बट जस्ट एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो आपका ईमेल है उसमें जंक मेल को और जो भी है मेल बॉक्स को प्रॉपर चेक करते रहें, ताकि ये ना हो कि आपकी, क्योंकि होम ऑफिस का जो अकाउंट्स है वो आपके ईमेल से रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये ना हो कि आपकी जो ईमेल्स हैं वो जो आपकी कम्युनिकेशन है वो जंक मेल में जाती रहे, आपको पता ना चले। अगर ये बात दोनों पे जस्ट कीप ऑन आई, अदरवाइज़ आपको किसी किस्म की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी, मेरा सवाल चाइल्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में है। दो सवाल हैं। एक तो ये है कि जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन की फी है तो उसके बारे में कुछ दोस्त बता रहे थे कि उसके बारे में कोई कोर्ट का फैसला है कि उसको वेव ऑफ किया जाए, तो उसके बारे में कुछ हमें बता दें कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं नियर फ्यूचर में कि क्या वो वेव ऑफ हो रही है या। और सेकंड सवाल क्या है मेरा भाई आपका? सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी पैदा हुई थी और ILR नेक्स्ट ईयर ड्यू है, तो वो 4-5 महीने दादी दादा के पास रही है, नानी नाना के पास पाकिस्तान में, तो क्या वो उसकी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इस बेस के ऊपर? और वो पैदा कहाँ पे हुई थी? हाँ जी, और वो पैदा कहाँ पे हुई थी मेरे भाई? यूके में पैदा हुई थी। और दादी दादा के पास पाकिस्तान में रही थी, यहाँ पे यूके में, या आउट ऑफ द यूके रही थी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। ठीक ठीक ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, जो पहला सवाल था उस पर मैं शायद कोई कमेंट्स ना कर सकूं, फ्यूचर में क्या होगा बी वेरी ऑनेस्टली हमें पहली बात तो पता भी नहीं होता, लेकिन अगर हमें पता भी हो तो, क्योंकि आज के जो लॉ है, मैं आई जस्ट वांट टू टॉक ऑन द करंट लॉ के बारे में। लॉ ये कहता है कि अगर बच्चा पैदा हो उस वक्त जब वन ऑफ द पेरेंट्स हैव अ सेटलमेंट वीज़ा या नेशनलिटी, तो बच्चा स्टेट वे पास अप्लाई कर सकता है। अगर बच्चा पैदा हो यूके के अंदर उस वक्त और बाद में पेरेंट्स को मिलता है पासपोर्ट या इंडेफिनेट, तो फिर उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ये है आज का लॉ, इस पर हम बात करते हैं। सेकंड, जो आपने कहा कि बच्ची यहाँ पैदा हुई थी, फिर वो फिजिकली अब्रॉड गई, वहाँ 4 महीने गुजारे, फिर आ गई, तो उसमें भी मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि रिक्वायरमेंट ये कहती है कि बच्चा यूके में पैदा हुआ, और जब बच्चा पैदा हुआ द नन ऑफ द पेरेंट्स हैव अ सेटलमेंट और द ब्रिटिश पासपोर्ट। आफ्टर सर्टेन टाइम वन ऑफ द पेरेंट्स इज सेटल्ड, अब हम उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। ये है लॉ। तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। बच्चा यूके में पैदा हुआ, उस वक़्त के बाद उसके बाद वो यहाँ पे पास रह रहा है, आपके पास उसका वीज़ा और था, अब सेटलमेंट वीज़ा हो गया है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराएँ, आपको वीज़ा मिलना चाहिए। इसमें मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम आएगा। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर क्वालिफाइड हो रहे हैं आप, आपके इंडेफिनिट होगा तब आपने अप्लाई करना है। अगर कोई लॉ चेंज होगा भी तो तब तक आपको पता चल जाएगा, लेकिन आज के दिन जो लॉ है वो उस पर हम बात करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर शहजादा बात कर रहा हूँ मैं। जी शहजाद साहब फरमाइए सर। सर हम 2011 में आए थे, मेरी वाइफ स्टूडेंट और मैं डिपेंडेंट था। राइट। अप्रैल 2007 में। राइट। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स ना हमारे यहाँ बेबी पैदा हुआ, वेरी प्रीमेच्योर। राइट। वो ग्राउंड चेंज हो गई, फिर हमने ना एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया FLRO में। उस पे होम ऑफिस ने रिफ्यूज किया सिर्फ। और थोड़ा सवाल अपना शॉर्ट करें, लंबा कर बना रहे हैं, मुझे पूरी हिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे बताएं सवाल क्या मेरा भाई आपका प्लीज। अच्छा, अपर ट्रिब्यूनल से ना हमें वीजा मिल गया था, लिमिट टू रिमेन, स्पेशली बोलते हैं, 2.5 साल के। तो उस वीजा दिया था, उसमें साथ लिखा था कि आउट ऑफ द इमिग्रेशन लॉ आपको साल के रूट पे डाल रहे हैं। मैंने ये कहना कि हम 2011 में आए थे, उस वक्त से लेकर अगर कोई गैप नहीं है, डिसकंटिन्यू नहीं है, तो हम 21 में इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इमिग्रेशन में क्वालिफाइड करते फिर आपको डिस्क्रिप्शन क्यों मिली आपको? फिर व्हाई यू नॉट गेट द वीजा अंडर द इमिग्रेशन रूल्स? इसके लिए हमें मिली थी 2015 में। आप जुडिशियल रिव्यू में गए थे मेरे भाई? नहीं। ओके, जुडिशियल रिव्यू में नहीं गए थे। राइट।
ओके, अपील भी मिल गई थी। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए मेरे भाई, आप टीवी पे आंसर सुने। देखिए 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। आपको डिस्कशन लीव कब मिली थी मेरे भाई? हेलो, ओके, शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। देखिए 2 चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें आप। पहली बात तो ये है कि अगर आपका 3C लाइव थी और आप कॉन्टीन्यूसली लीगल थे यूके के अंदर, तो या आपका जो लीगल था वो कॉन्टीन्यूस था स्टेटस, तो आपको अंडर द इमिग्रेशन रूल वीज़ा मिलना चाहिए था। अगर आपके सर्कमस्टांसिस को देखते हुए यू वाज़न्ट बी क्वालिफाइड फॉर अंडर द इमिग्रेशन रूल्स, होम ऑफिस ने आपको डिस्कशन लीव दी है, तो इसका मतलब ये हो कि आपको उन्होंने 10 ईयर्स के रूट पे डाल दिया है। ये बहुत कम चांसेस हैं कि आप लीगल थे, तमाम रिकॉर्ड पूरी कर रहे थे और उसके बावजूद आपको डिस्कशन लीव दी है। लेकिन अगर इन दोनों सूरतों में हम बात कर लेते हैं, पहली बात तो ये कि आप ये चेक कर लें कि जब आपको डिस्कशन लीव मिली है उस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लीव से लेके 10 साल पूरे कब हो रहे हैं। अगर तो समझें कि आपके 22 में 23 में हो रहे हैं और वैसे आप कह रहे हैं कि मैं 21 में बन रहा हूँ, तो वो साल 2 साल का गैप आ रहा है, तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं, वेट भी किया जा सकता है। लेकिन अदर हैंड ये कि अगर आपको डिस्कशन लीव बड़ी देर बाद मिली है और आपके 10 साल डिस्कशन लीव पे या जो इनिशियल फ्रॉम 2001 से लेके शुरू हो रहे हैं उसमें काफ़ी सारा गैप है, तो फिर आप रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि आपने जो वीज़ा अप्लाई किया था जब वो रिफ्यूज़ हुआ तो किन ग्राउंड पे रिफ्यूज़ हुआ, या अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे आए थे, आप अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन नहीं कर सके और आपने कहा कि जी हम इस पे तो नहीं जाते लेकिन हमारे ह्यूमरस कंसिडर किए जाएं ड्यू टू थिंग, आपने बताया कि मिसहैप हो गया था या अनफॉर्चुनेट, तो उस बेस पे आपको कंसिडर किया गया है। तो क्या आपकी 3C या लॉन्ग रेजिडेंसी या लीगल स्टेटस आपका कंटिन्यू रहा था? ये 2 चीज़ें क्वेश्चन हैं। अगर तो आपका वो लाइव रहा था तो फिर तो आप बिल्कुल क्वालिफाइड करते हैं, 2021 में अप्लाई कर दें। अदरवाइज़ आपको उन्होंने 10 साल पे डाल दिया है, 10 साल आप पूरे करने पड़ेंगे और उसके बाद अपनी इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे। थर्ड ये है कि आप कहते हैं कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, नीदर के वेदर हम क्वालिफाइड अंडर इमिग्रेशन रूल्स या मुझे 10 साल पूरे करने चाहिए, लेकिन क्योंकि गैप 4-5 साल का आ रहा है, अगर मैं 2021 में अप्लाई नहीं करता तो जो डिस्कशन लीव है लेट से 2027 में जाके मेरे 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो लेट अस भी ट्राई कि मैं ट्राई करता हूँ। अगर तो होम ऑफिस ने उनको तमाम चीज़ें फैक्चुअल बता दें, अगर तो आपकी कोई गैप नहीं होगा तो आपको इंडेफिनिट ग्रांट कर देंगे, लेकिन अगर आपको इंडेफिनिट ग्रांट नहीं करेंगे तो आपकी जो करंट लीव होगी उस पर कोई सी किस्म का क्वेश्चन मार्क या नेगेटिव नहीं आएगा। वो कहेंगे भी सॉरी आपका ये ब्रेक आया था, आप क्वालिफाइड नहीं करते, आपको डिस्कशन लीव के ऊपर 10 साल पूरे करने पड़ेंगे और ABC जो सर्टन टाइम है तब जाके आप अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ फाइनेंशियल इशू आएगा क्योंकि आपने नीदर यू ट्राई टू बी हाइड एनीथिंग और कोई ना कोई मिसलेड कर रहे हो, होम ऑफिस से साफ सी बात कर रहे हो, राइट का पता नहीं है, उनसे गाइडेंस मांग रहे हो, डिसीजन जो आएगा वो आपको बता देंगे। ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है कोई थोड़ी सी। भाई आप लाइव हैं, रियाजुल मेरा नाम है, सवाल क्या है? ठीक है जी। हाँ जी, मैंने ये पता करना है कि पेंशनर के लिए अगर उसने शादी करनी है इंडिया या पाकिस्तान, तो उसके लिए प्रूफ ऑफ इनकम है, उसके लिए भी वही प्रूफ के उसको देना पड़ेगा कि उसकी इनकम कितनी है? कोई और सवाल, कोई एनी अदर क्वेश्चन? जी यही क्वेश्चन है। थैंक यू। देखिए जो लोग यूके के अंदर सेटल्ड हैं, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जब वो अपने स्पाउस को फॉरेन से स्पॉन्सर करेंगे तो उन पे एक बेसिक कंडीशन है, दे हैव टू हैव एस्टेब्लिश्ड दैट दे हैव सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम एंड दे मीट द क्राइटेरिया ऑफ द थ्रेशोल्ड। और जो इनकम थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया है इट्स समथिंग अबाउट 18,600 आपकी इनकम होनी चाहिए फॉर द 1 ईयर। लेकिन अगर आप सेम कंपनी के साथ काम करते हो तो 6 माह पे भी आपको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इनकम नहीं है, जॉब नहीं करते, पेंशन पे हो या किसी भी रीज़न से आपकी जॉब में नहीं है, तो फिर आपके पास फार्मूला बी, जिसको सेकंड ऑप्शन कहते हैं, आपके पास राइट है कि आप अपनी सेविंग पे रिलाई कर लो। सेविंग का मतलब ये है कि जितनी आपकी इनकम 18,600, आपकी कोई इनकम नहीं है, आप इनकम को मल्टीप्लाई करोगे 2.5 के साथ,
प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 16,000 को। अगर ये फार्मूले को आप कैलकुलेट करते हो तो आपको 62,500 पाउंड शो करना पड़ेगा, और ये अमाउंट आपके अपने अकाउंट में कम अज़ कम 6 मंथ पड़ी होनी चाहिए। They always you need to be established the balance was more than 62,500 last 6 month, और उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए वन ऑफ द ऑप्शन इधर द इनकम जो आपकी काम कर रहे हो, या आप सेविंग पे अप्लाई कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है अनफॉर्चुनेट वो लोग जो डिसेबल हों या केयर हों, तो उनको इनकम कैटेगरी पे एग्जम्पशन होती है, लेकिन सिर्फ उनको शो करना पड़ता है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन आपके केस में सेविंग वाली ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट की जा सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। राइट, नेक्स्ट कॉल प्लीज़। हेलो, मुझे लगता है कि शायद आप टीवी देख रहे हैं। हेलो, इज एनीबॉडी ऑनलाइन? हेलो, मुझे लगता है शायद इनकी कॉल ड्रॉप हो रही है। चलो अगेन जो जनरल बात कर देता हूँ कि जिन लोगों के लिए जिन्होंने हमें आज कॉल किया, हमारे प्रोग्राम को देखा, उनका शुक्रिया। इसी तरीके से वो लोग जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, उनके लिए भी थैंकफुल, क्योंकि आप जब कमेंट्स करते हैं या जब आप इसको व्यू करते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा फीडबैक मिल जाता है कि आप क्या क्या क्वेश्चन है। लेकिन इसी तरीके से किसी बंदे को सवाल हो तो आप ईमेल कर सकते हैं, हम उस पर भी रिप्लाई कर देते हैं। टाइम हमेशा, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव होता है, टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए हम तमाम दोस्तों से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप कॉल करें, अपने टीवी को कॉल आपकी मिल जाए तो फिर टीवी को म्यूट कर लें, दूसरे रूम में चले जाएं, ताकि आपके हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। बट एनीवे, तमाम व्यूवर्स का और जिन्होंने कॉल किया सलाह उनका शुक्रिया। मुझे इजाज़त चाहिए। हमारा और साथ आपका साथ नेक्स्ट ट्यूसडे मुलाकात होगी, सेम टाइम ऑन वीनस टीवी। तब तक इजाज़त।